Hello and welcome to this episode of the Prince Political Adda. The ABPS meeting that just got over yesterday, and we have with us Mr. Arun Anand to discuss about the takeaways of this edition of ABPS. Mr. Arun Anand is an author and a columnist, and I am also joined by my colleague Mr. D.K. Singh. He is our political editor. Also, we will address the questions that we have got from you about this meeting. So, this edition of the ABPS, in its resolution, they have said they have discussed the idea of selfhood. And how do you look at it? The RSS, the Sangh, they have been speaking about this for a long time now. So, Arun, before we come to that question, if you could tell us, what is this ABPS, Akhil Bharatiya Pratidhi Sabha? How important is it? So it's a kind of national council of the RSS. If we look at it from, look at say like BJP or Congress, where they have AICC for BJP or the national council. RSS, if you look at this, can we say ABPS is the national council of the RSS? एक तो द प्रिंट का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जहां तक प्रतिनिधि सभा की बात है, देखिए प्रतिनिधि सभा का जो गठन है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, संघ की दो बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं। देयर आर टू की डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ संघ। वन इज अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एंड वन इज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल। इन दोनों की ही साल में एक एक बैठक होती है, एनुअली कम से कम। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को आप कह सकते हैं कि संघ की एक तरीके से हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका महत्व इसलिए है कि इसमें इसके जो मेंबर्स हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं, वो हर 3 साल के बाद संघ के नए सर कार्यवाह को चुनते हैं। और ये सर कार्यवाह जो है, जिसको आप ब्रॉडली जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं, ही इज एक्चुअली द फंक्शनल हेड ऑफ आरएसएस। और प्रतिनिधि सभा की बैठक में ही जनरली जो संघ के ऊपर नेशनल लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर कोई नए दायित्वों की घोषणा होती है तो वो भी उसी में होती है। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ 1925 में बना था, लेकिन अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो है वो 1950 के आसपास एग्जिस्टेंस में आई। और 1950 में जहां तक मुझे ध्यान है, इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और ये इसके एग्जिस्टेंस में आने का कारण ये था कि 1948 में जब संघ पर बैन लगा पहली बार, तो जब वो बैन हटा तो उसके बाद उसमें एक शर्त ये भी थी, बैन हटने के बाद एक सरकार ने ये भी कहा था कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। तो तब तक संघ एक लूज स्ट्रक्चर की तरह ही चल रहा था। तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रतिनिधि सभा का प्रावधान किया गया। और जो संघ 1950 में पहली बैठक हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, उसमें जो पहले सर कार्यवाह चुने गए वो भैयाजी दानी थे। तो ये उसका एक इतिहास है। कोविड के दौरान प्रतिनिधि सभा की बैठक नहीं हो पाई थी, एक साल लास्ट मोमेंट पर कैंसिल करना पड़ा था। उसके अलावा अगर संघ पर कभी प्रतिबंध लगा है तब, नहीं तो हर जिसको आप कह सकते हैं कि साल बिना किसी ब्रेक के इसकी मीटिंग होती है। और एक छोटे सा आपको इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये बता देता हूँ कि जनरली होता यह है कि इसमें जब रेजोल्यूशंस पर या एक कार्यकर्ताओं की कमेटी होती है, जो एक कोर ग्रुप होता है सीनियर कार्यकर्ताओं को, वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार करता है। और वो जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर एक भी प्रतिनिधि सहमत नहीं है, 100% कंसेंसस होना चाहिए, वोटिंग नहीं होती। अगर एक भी प्रतिनिधि डेलीगेट सहमत नहीं है तो उसको जब तक कन्विंस ना कर ले, या वो जब तक बाकियों को कन्विंस ना कर ले, तब तक डिस्कशन होती रहती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से सुबह डिस्कशन जो शुरू हुई 2 घंटे में रेजोल्यूशन पास होना था, वो रात के 9 बज गए, 10 बज गए। तो इस तरीके से, और ये बड़ा एक संघ का आप कह सकते हैं कि वर्किंग का रिफ्लेक्शन है कि 100% कंसेंसस होगा। इसीलिए कई बार संघ में लोग जो संघ का एक तरीके से कई बार मजाक उड़ाने के नजरिए से भी बोलते हैं कि संघ में एक नियम चलता है कि सूचना मिली तो सोचना बंद। लेकिन उसका कारण ये होता है कि यानी कि इस कार्यकर्ता तक सूचना पहुंच गई तो उसके बाद वो फिर ये देखता नहीं है कि जो है फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, कोई सवाल नहीं खड़े करता। बट उसका रीजन ये है कि सूचना मिलने से पहले 100% कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। तो आप सोचिए कि 1970s में संघ की जो खाकी पैंट खाकी शॉर्ट्स थी, उसको हटाकर पैंट करने का जो है डिस्कशन शुरू हुआ था। और कब जाकर हुआ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 40 साल से ज्यादा लग गए इस पूरे डिस्कशन को। तो इसलिए ये एक
जो है एबीपीएस का एक थोड़ा सा मैंने आपके साथ इतिहास भी शेयर किया और इसकी इंपॉर्टेंस जो है नहीं, हाँ, तो मैं जो समझना चाह रहा था ना कि 1400 पीपल देयर, राइट? ये कौन होते हैं स्ट्रक्चरली? अगर देखें स्टेट्स के कितने, डिस्ट्रिक्ट से कितना रिप्रेजेंटेटिव होता है ये? देखिए, इसमें संघ के सभी अखिल भारतीय स्तर के एक तो अधिकारी होते हैं। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि मिड लेवल के जो प्रचारक होते हैं, यानी फुल टाइमर्स जो हैं, वो रहते हैं, जिसको आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि जिला प्रचारक और उससे ऊपर जिले के स्तर पर जो प्रचारक होते हैं उनसे ऊपर के, प्लस हर जो है स्टेट जो है उसमें उन्होंने हर एक स्टेट की भी ऐसी एक जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज को जिसको आप कह सकते हैं वो इलेक्ट करती है, डेलीगेट्स को इलेक्ट करती है, और वो वाले डेलीगेट्स यहाँ पर आते हैं। और ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, तो ये नीचे संघ के उससे भी नॉमिनेट होते हैं, संघ की शाखाओं से भी लोग नॉमिनेट होते हैं, लेकिन ऊपर ये स्ट्रक्चर है कि हर स्टेट, संघ के जितने प्रांत हैं, संघ के हर प्रांत में एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसको इलेक्ट करती है, वो डेलीगेट्स के तौर पर यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा जो मिड लेवल के प्रचारक हैं वो आते हैं, जो संघ के जितने भी आरएसएस इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे करीबन 34 ऑर्गेनाइजेशंस भारतीय, तो उसके संगठन मंत्री, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो जनरली आरएसएस के प्रचारक होते हैं वो रहते हैं, अध्यक्ष जो है उसके जनरली वो भी रहते हैं। इसके अलावा राष्ट्र सेविका समिति जो है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर रहती हैं, जो एक संघ की तरह का ही महिलाओं के लिए एक संगठन है। तो ये एक इलेक्टोरल कॉलेज, ये 1400 डेलीगेट, और जैसे जैसे देखिए आज इस बार 1400 ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल पहले शायद 1000 या 1100 के करीब थे, उससे पहले और कम थे। तो जैसे जैसे संघ का एक्सपेंशन होता जा रहा है, वैसे वैसे जो डेलीगेट्स हैं उनकी संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल है, उसके जो सदस्य होते हैं वो डी फैक्टो आप कह सकते हैं कि या एक्स ऑफिशियो इसमें होते हैं, जो सरसंघ चालक हैं और जो सरकार्यवाह हैं वो भी एक तरीके से एक्स ऑफिशियो बेसिकली इसके मेंबर होते हैं। 5 जो सह सरकार्यवाह ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी से वो रहते हैं। तो ये जो पूरे जनरली संघ के अखिल भारतीय स्तर के बाकी के अधिकारी जो है वो भी रहते हैं। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि पूछेंगे मैं आपसे पूछूंगा, ये जो सबसे ज़्यादा न्यूज में जो कल से आया ये कि कहना कि सेम सेक्स का मैरिज नहीं हो सकता, आप साथ में रह सकते हैं लेकिन मैरिज नहीं होगा, बिकॉज मैरिज वो एक संस्कार है, इट्स नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या, इस आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी? मतलब लोग कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई क्योंकि संघ का ये मानना है कि जहां तक मुझे लगता है कि जो हिंदू समाज है उसके अंदर विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे अगर आप मुस्लिम लॉ को देखेंगे या कुछ और भी, तो उसमें कईयों में जैसे कॉन्ट्रैक्ट है एक, तो उसमें ये ठीक है कि 2 लोगों ने तय कर लिया तो वो एक पार्टनरशिप के तौर पर जो है वो साथ में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो परिवार जो हमारी मूल हिंदू समाज की जो है वो शुरू से जो परिकल्पना रही है, तो ये जो सेम सेक्स मैरिज है ये उस परिकल्पना के जो है वो अगेंस्ट जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि संघ जो है वो इस चीज को लेकर जो है वो अभी उसका ये स्टैंड है, और बाकी आगे देखेंगे समय काल परिस्थितियों के हिसाब से संघ जो है के स्टैंड इवॉल्व होते रहते हैं। कि जैसे हमने एलजीबीटी पे देखा है कि संघ का एक स्टैंड इवॉल्व हुआ है, तो एक समय के साथ साथ जो है वो स्टैंड इवॉल्व होते रहे। तो मुझे लगता है कि ये ओवरऑल ये है कि परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन संघ का एक प्रमुख जो है वो प्रकल्प है, यानी कि जिसको अगर मैं इफ आई ट्रांसलेट इट इन, इट्स बेसिकली एड्रेसिंग द फैमिली रिलेटेड issues or the addressing catering to the kind of the needs or the evolution of the family system। तो ये जो उसमें परिवार की परिकल्पना है उसमें ये सेम सेक्स मैरिज जो है वो फिट नहीं बैठती। तो दैट इज वाई जो एक ट्रेडिशनल हमारे यहाँ एक विवाह का कि एक पुरुष और एक स्त्री जो है दोनों के बीच जो है वो विवाह होगा, ये एक उस इकाई का कोर है ये बेसिकली। तो इसलिए वेस्ट में ठीक है उनकी एक परिकल्पना हो सकती है सब कि उस चीज को लेकर, तो संघ ने उसको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं किया है, लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से जो है वो हमें सूट नहीं करता ये, इसलिए संघ का जो है ये स्टैंड है।
ऑल्सो भगवत जी अभी जनवरी में उनका जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइजर को जो वो इंटरव्यू दिए थे, उसमें भगवत जी ही एक्चुअली सेड दैट ही रेफर्ड टू आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड एपेक्स एंड ही सेड दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एग्जिस्टेड देन ऑल्सो। और कल जब दत्तात्रेय जी बोल रहे थे, उन्होंने भी यही बोला कि रहना तो कोई भी किसी के साथ रह सकते हैं, वो अलग बात है, उनका यही लाइन था। लेकिन विवाह जो है वो सिर्फ पुरुष एंड स्त्री के बीच ही हो सकता है। And then, as you said, he also mentioned that this is not just for physical and sexual gratification and not a contract. So इसमें कभी अभी तो कोर्ट में पेंडिंग है केस, लेकिन आपको लगता है इसमें कभी स्टैंड इवॉल्व हो सकता है, बिकॉज संघ इज सपोर्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिशन ऑन पर्टिकुलरली दिस इशू। देखिए, पहली बात तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है जो एलजीबीटी वाला है कि जिसको आप कह सकते हैं कि, तो उस क्वेश्चन में जो है वो संघ ने कहा है कि ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर संघ ने कोई जो है वो आपत्ति जताई है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, लेकिन ये मुद्दा सेम सेक्स मैरिज और एलजीबीटी राइट्स जो है, ये दोनों बेसिकली अलग अलग चीजें हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, और मोहन भागवत जी ने तारीफ नहीं की कोई, जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि उन्होंने कोई एलजीबीटी को लेके बड़ी तारीफ नहीं की। देखिए, दो तीन चीजें इसमें स्पष्ट है। पहली बात यह है कि जरूरी नहीं है हर चीज पे जो है वो संघ का जो है वो एक तो स्टैंड हो, क्योंकि, और दूसरी चीज ये है कि जिन जिन चीजों पे स्टैंड है उस पे टाइम के साथ इवॉल्व करता है। और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जैसे आपने कहा कि मसला है ही, पर संघ का एक स्पष्ट स्टैंड है इस मामले में, और उन्होंने कोई सरकार को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा, बट सरकार में भी लाइक माइंडेड लोग हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सोच जो है वो एक ही जैसी है। और बाकी अब जैसा कोर्ट का जो फैसला आएगा या जैसा भी होगा, या पार्लियामेंट उसके ऊपर अगर कोई मान लीजिए कानून बनाती है, तो वो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हम उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। और ये आप सरकार और आरएसएस की बात कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन है ये अपोजिशन और आरएसएस के बारे में। कल जब दत्तात्रेय जी से पूछा गया था राहुल गांधी के डेमोक्रेसी वाले कमेंट को लेकर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। वो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में क्या हुआ था, मैं भी जेल गया था, सब जेल गए थे, तो कौन सी डेमोक्रेसी थी वो। उन्होंने फिर कहा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जब गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रही थी पॉलिसीज, वो क्या था। तो ये आरएसएस और कांग्रेस में, स्पेशली आरएसएस राहुल गांधी में, क्या एक कुछ ज़्यादा ही अब देख रहे हैं कि वो जो टकरावट बढ़ती जा रही है। Also, I will just add to DK's question. Rahul Gandhi, every time, if we like study his speeches, every time the more, I mean, he attacks RSS more than he attacks BJP. So every time he starts with RSS, like in this particular speech also, he called RSS a secret society. मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर किया और फैसिस्ट जो भी बोला, ये सीक्रेट सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने लाया, वो एक्सप्लेन नहीं किए। लेकिन कल जब दत्तात्रेय जी बोल रहे थे, वो बोले कि कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है उसके साथ संघ का काम का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, तो हम लोग अननेसेसरी समझते हैं, बट फिर वो कुछ कुछ रिएक्शंस दिए उसके ऊपर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो दत्ता जी का कल का रिएक्शन था जो संघ के सरकार हैं, उसका कारण एक प्राइमरली राहुल गांधी नहीं था। उसका कारण ये था कि जो भारत को लेकर उन्होंने दूसरी धरती पर जाकर जो बात की, तो वो उसका एक इमीडिएट रेफरेंस पॉइंट था। तो एक तो हो गया जो त्वरित किसी चीज के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, द इमीडिएट रिएक्शन ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो एक ये, इसको तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। दूसरा, लेकिन जो जैसे आपने प्रश्न पूछा दीपक जी की, संघ और अपोजिशन का क्या जो है वो संबंध है, या हम एक तरीके से संघ और कांग्रेस का ही एक तरीके से वो कह लें, और जिसमें कि अभी जो दूसरा प्रश्न भी था कि राहुल गांधी इतना ज्यादा क्यों क्रिटिसाइज करते हैं संघ को। और देखिए, पहली बात तो ये सीक्रेट सोसाइटी वाली बात तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। संघ की शाखाएं ओपन पार्क में लगती हैं, और सरसंघ चालक मोहन भागवत भी ये कह चुके हैं, और संघ वाले भी सभी ये कहते हैं कि आप जैसे मैं दीपक जी को भी जो है, हम लोग बतौर पत्रकार भी मिलते रहते हैं, तो कभी कभी होता है कि दीपक जी भी इस बात के विटनेस हो, और आप भी जो आरएसएस कवर करती हैं कि संघ वाले तो कहते हैं कि आप आइए और ज्वाइन करिए हर एक को, तब तो आपको पता चलेगा राहुल गांधी जाएंगे तो संघ ज्वाइन करवाएंगे। को लेकर की जो है वो, तो अगर राहुल गांधी आ जाए तो कोई राहुल गांधी को भी जो है उनको कोई ज्वाइन करवाने में दिक्कत नहीं होगी। पर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ। देखिए, क्या है कि संघ जो है वो एक सामाजिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन।
राजनीति से उसका कोई प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं है। इनफैक्ट 1948 में जब संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा तो एक संघ में बड़ी डिबेट हुई, आप मतलब एक डिस्कशन हुआ, एक बड़ा डिस्कोर्स जो है, जिसमें कि एक बड़े वर्ग का संघ में ये मानना था कि अब संघ को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा और गलत प्रतिबंध लगा था, जो बाद में साबित हुआ कि जो है झूठे मामलों में फंसाया गया, तो संघ को डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकल स्पेस में कोई भी व्यक्ति नहीं था, उस तरह कोई पार्टी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो किया लेकिन कोई पार्टी नहीं थी, तो संघ में बड़ी डिबेट चली। तो उस समय जो संघ के दूसरे सरसंघचालक थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट ये किया कि राजनीति के माध्यम से स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता समाज में, इसलिए संघ एक राजनीतिक संगठन जो है वो नहीं बनेगा और संघ राजनीति में प्रत्यक्ष नहीं उतरेगा। समय समय पर जब भी देश के ऊपर किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैं कोविड का ही आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोगों ने कर दिया, संघ की सभी यूनिट्स को बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि कोविड रिलीफ में आपकी स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है, आप उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो लेफ्ट की हो, वो कांग्रेस की हो, वो टीएमसी की हो, किसी की भी हो जो है, तो उसके साथ करेंगे। और संघ के लोगों ने उसे कोऑर्डिनेशन में जो है वो काम किया। और पहली बात है, लेकिन देखिए राहुल गांधी के साथ ये है कि संघ का, मैं एक ही बात कहूंगा, दो बातों से कह के वो करूंगा कि वैसे तो दीपक जी चूंकि कांग्रेस लंबे समय से कवर करते रहे, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि राहुल गांधी क्यों आरएसएस पे अटैक करते हैं, पर मेरे को लगता है कि वो इस समय जो उनकी सलाहकार मंडली जो है वो पूरी की पूरी, वो जो रेडिकल लेफ्ट है वो लोग वहां पर जो है घुस गए हैं और वो उनको सलाह देते हैं। उन्हें इस विषय बहुत ज्यादा समझ नहीं है। उन्हें इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि उनकी दादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है, जो विवेकानंद स्मारक बना, जो एकनाथ रानडे जी संघ के जो सर कार्यवाह रहे थे, उन्होंने उसको मतलब किया। इंदिरा गांधी वहां गई, आप विवेकानंद स्मारक की वेबसाइट पे, कन्याकुमारी में जो है उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि उन्होंने कितनी तारीफ की उसकी। इसके अलावा 70 के दशक में जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक मिशनरियों द्वारा जो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था, उस समय इंदिरा गांधी, मतलब जैसा हमारे सुनने में आता है और सब वो है कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने संघ को अप्रोच किया था कि ये मिशनरियों की सीमावर्ती क्षेत्र है, गड़बड़ हो जाएगी या बहुत ज्यादा अगर धर्मांतरण हो गया तो आप लोग जाइए वहां पे जो है और काम कीजिए। इसके अलावा 1980 में डॉक्टर करण से 1980-81 में संघ ने एक संगठन बनाया था, उस समय धर्मांतरण के खिलाफ, मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण की घटना हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर करण सिंह, और जो कि आप कह सकते हैं कि जनजात कांग्रेस के बड़े वेटरन लीडर, और उसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? अशोक सिंघल। सबसे पहले जो है राम जन्मभूमि की बात किसने की, मथुरा, काशी और अयोध्या की? दाऊदयाल खन्ना जी ने। दाऊदयाल खन्ना जी कौन थे? दाऊदयाल खन्ना कांग्रेस के एक वेटरन लीडर थे। इसके अलावा जो है वो राम जन्मभूमि का जो तालादार, जो 49 में भी जो मूर्तियां प्रकट हुई, और उसके बाद में 84 में भी जो बाद में जब 89 में, हाँ मतलब राजीव गांधी के समय जो ताला खुला, राजीव गांधी ने खुद अयोध्या से 89 के अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और कहा था कि कांग्रेस का लक्ष्य राम राज्य की स्थापना करना है। तो ये और भी बड़ा लंबा 1963 की जो रिपब्लिक डे की परेड थी, उसमें संघ के स्वयंसेवकों का पूरा का पूरा जत्था था वहां पर जो है। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे और जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो उन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो नॉन पॉलिटिकल फील्ड से था, और उनको स्पेशली जो है आमंत्रण देकर बुलाया गया। कौन थे? संघ के सरसंघचालक गोलवलकर जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि और एक छोटा सा आपको इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताता हूँ। नागपुर आप जब कभी जाएंगे, संघ के कार्यालय में जाइए, वहां दत्तोपंत ठेंगड़ी जो बीएमएस के संस्थापक थे, संघ के बहुत बड़े आइडियोलॉग रहे, उनके नाम से एक सभागृह है ऑडिटोरियम में। उस ऑडिटोरियम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उनका लिखा है कि उन्होंने क्या क्या जीवन में किया था। 1950 में, 50-51 में इंटक, जो कांग्रेस की इकाई है, क्या कहते हैं, लेबर यूनियन थी, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, इंटक के जो है मध्य प्रदेश यूनिट के या सेंट्रल प्रोविंस के जो है वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनको जो है, और संघ के प्रचारक भी थे वो उस समय। और ये संघ में भी कहा जाता है कि जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने पूछा गोलवलकर जी से कि मेरे को तो इंटक वाले बुला रहे हैं वहां पे करने के लिए काम, तो उन्होंने बोला जाओ और अपनी पूरी लॉयल्टी से काम करो वहां पे, जिस संगठन के लिए काम करो। फिर वो वहां से उन्होंने पूरा सीखा। 1955 में भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लेबर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर। तो ये
पुराना एक अंतिम बात क्या करूंगा, देखिए संघ का बड़ा सीधा सा मानना ये है, संघ का बड़ा सीधा सा मानना ये है, समाज में दो ही तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए, बाकी वो जिनको संघ में आना है। तो इसलिए राहुल गांधी जो मर्जी कहते रहे, अंततः उनको आना तो पड़ेगा ही संघ। मैं ये जोड़ रहा था कि अगर और पीछे जाएंगे तो हेडगेवार साहब ने तो एआईसीसी सेशन में के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स हुआ करते थे वो। इनफैक्ट सेवा दल के जो फिजिकल जो एक्सरसाइज करवाते थे उनको हेडगेवार साहब लाए यहाँ आपके शाखा के लिए ट्रेनिंग देने के लिए। तो अगर ऐसे हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे लिंक्स हैं। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो कि आरएसएस के ग्रोथ में कांग्रेस का ही बहुत योगदान रहा है? इस सबका ही योगदान है। देखो क्या है कि संघ जो है ना, वो समाज के अंदर का संगठन नहीं है, ये एक समझना होगा। संघ जो है, संघ की फिलॉसफी है कि हम समाज में, वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी, वी आर देयर, जो संघ कहते हैं, वी आर देयर टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। तो भाई सोसाइटी का तो कांग्रेस वाले भी पार्ट है, सोसाइटी के तो सब लोग पार्ट हैं, तो इसलिए सबको साथ लेकर ही चलना होगा। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई इमरजेंसी के बाद, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरएसएस के जो तीसरे सरसंघचालक थे बाला साहब देवरा, जो खुद लंबे समय तक जेल में रहे, तो वो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा ये बात। उनसे किसी ने पूछा कि अब तो इंदिरा गांधी को जेल में डाल देना चाहिए, तो उन्होंने एक बात की जो पहले गुरुजी भी कह चुके थे, कि गोलवलकर जी भी ऐसे कुछ विषयों पर, कि अगर जीभ जो है वो दांत के बीच में आ जाए, हमारे दांतों के बीच में कट जाए, तो हम अपने दांत तो नहीं तोड़ देते ना। तो इसलिए जो है वो जो हो गया सो हो गया, उसको भूलो और आगे बढ़ो। तो ये संघ का जो है ना, ये ऑल इंक्लूसिव जो है, जो अप्रोच है, दैट इज व्हाई यू सी सो मच ऑफ एक्सपेंशन इन द संघ बेसिकली ओवर सो मेनी इयर्स। और अभी भी लगातार, जैसे आपने प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी जो रिपोर्ट रखी गई, उसमें आप देख ही रहे हैं कि सच रैपिड, बिकॉज इट्स एन ऑल इंक्लूसिव बेसिकली। तो कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है संघ को, संघ को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, उनका मानना है कि अंततः जो है सब समाज का हिस्सा आना तो है ही सब। राहुल गांधी से भी संघ को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं संघ। वो थोड़े से भूले भटके से हुए हैं, पर ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाएगा, तो उसे भूला नहीं कहेंगे। अरे इसके पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं मधुपर्णा, फाइनली मैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं मधुपर्णा पे फिर पास ऑन कर दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आपने शुरू में बात की सेविका समिति की। कल दत्ता जी ने कहा है कि शाखा जो है सो मेल के लिए है, इसके लिए जो संघ की शाखा है उसमें विमेन का नहीं है, विमेन ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। अब इसको संघ का स्ट्रक्चर भी देखें तो विमेन की तो ठीक है, काफ़ी भागवत जी ने भी अपनी बात की, पिछले विजयदशमी से लेकर सब में बोलते ही रहते हैं कैसे प्रमोट करना है। पर पॉइंट ये है कि जो रोल मिलना चाहिए महिलाओं को, जैसे आप बीजेपी में आप जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना के भेजते हैं बीजेपी को हेल्प करने के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है लोगों के लिए। आप किसी महिला को आप नहीं भेजते जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना करना स्टेट यूनिट में ना सेंट्रल में। तो विमेन के रोल को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आरएसएस कहाँ तक देखती है उनका रोल शाखा में, जैसे अब कल, स्पेशली कल के स्टेटमेंट के बाद कि शाखा मेल के लिए होता है। नहीं, देखिए आरएसएस की शाखा जो है वो मेल के लिए, राष्ट्रीय सेविका समिति की शाखा महिलाओं के लिए। संघ जब शुरू हुआ था 1925 में, तो तब की जैसी सामाजिक परिस्थितियां थी, उस समय एक स्ट्रक्चर बना ऑर्गेनाइजेशन का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बेस पे ही वो चल रहा है। लेकिन 1930 के दशक में ही, 1930s में ही राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना कर दी गई थी, और महिलाओं के बीच एक बड़ा काम करने शुरू कर दिया था। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताता हूँ कि एबीवीपी की जो पहली फुल टाइमर प्रचारिका, वो एबीवीपी जो आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अनदर आरएसएस इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी पहली जो फुल टाइमर थी वो 1960s में थी, जो है उनका नाम था गीता ताई शायद। तो और इसके अलावा एबीवीपी के अंदर अभी बहुत सारी जो है वो फुल टाइमर्स हैं। इसी तरीके से राष्ट्रीय सेविका समिति के अंदर बहुत सारी फुल टाइमर। संघ के जितने भी आप, जैसे विद्या भारती है जो 30,000 के आसपास स्कूल, 20,000 से ऊपर स्कूल चलाता है, 20 से 30,000 के बीच में, जिसमें 35 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। इट इज प्राइमरली बेसिकली ड्रिवन बाय विमेन। आप सेवा काम करने वाली सेवा भारती जो संघ की सबसे बड़ी संस्था है, उसको अगर आप देख लें, वनवासी कल्याण आश्रम को अगर आप देख लें, तो संघ के जितने भी इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 34 ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक चीज समझ लीजिए, संघ कुछ नहीं करता, संघ बेसिकली शाखा लगाता है और कार्यकर्ता तैयार करता है। बाकी जो भी काम करते हैं वो कार्यकर्ता जाके करते हैं, संघ कुछ नहीं कर रहा। संघ सिर्फ एक फैक्ट्री है एक तरीके से लोगों को तैयार करने की। तो एक आपने एक यूनिट लगाई,
उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर टाइप की डाई लगा दी है, उससे आप एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट निकाल रहे हो। उसी तरीके से अब आपको दूसरा, जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो दूसरे तरीके से होने की जरूरत है। उनकी जो मेल्स वाली ट्रेनिंग नहीं हो सकती है, तो उसके लिए राष्ट्र सेविका समिति का संगठन है। और अल्टीमेटली ये जब दोनों के, इधर से आरएसएस से लोग निकलते हैं, उधर से सेविका समिति से लोग निकलते हैं और जाके समाज में काम करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि संघ के अंदर कुछ है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग समाज में जाके काम कर रहे हैं संघ की तरह से, उसमें से कितनी महिलाएं हैं और कितने बेसिकली जो है उसमें पुरुष। और सबसे बड़े एग्जांपल में आपको जेंडर को लेके क्या सोचे, इस बार के विजयदशमी में चीफ गेस्ट कौन थी? संतोष यादव, ठीक है ना। तो जो कि संघ का एक सबसे बड़ा जिसको आप कहते हैं कि कार्यक्रम होता है, और सिंबल है, मैस्कट है एक तरीके से संघ का। तो ऐसा नहीं है कि तो ये एक, मुझे लगता है कि इसमें कोई डाइकोटॉमी नहीं है, इसमें कोई पैराडॉक्स नहीं है, और इसलिए जो है, और महिलाओं को पूरा, इनफैक्ट जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि संघ का एक कुटुंब प्रबोधन का जो फैमिली वाला जो है, कि संघ तो शायद ये सोचता होगा कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। मोहन भागवत जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कहने के लिए कि बिल्कुल बराबर की तरीके से जाना चाहिए, काम करना चाहिए। और ये कोई पुरुष जब अलाउ करता है तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर, जो है दिस इज देयर राइट, दिस इज द संघ's ऑफिशियल स्टैंड। और मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि सरसंघ चालक जो है, उनके विज्ञान भवन के जो भाषण थे, वो फ्यूचर इंडिया करके एक पुस्तक है जो प्रकाशित हुई है, और तो वो विमर्श प्रकाशन है, वहां से मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं क्लैरिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, कुछ और पुस्तकें भी आप देख सकते हैं, जिसमें जैसे जो अभी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, सुनील आम्बेकर, तो आरएसएस रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी, ये किताब उनकी भी है। और जे नंद कुमार एक और प्रचारक है, उनकी भी 2-3 किताबें हैं, जो आपको कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में समझने में चीजों को मदद करेगी कि संघ का ऑफिशियल स्टैंड चीजों को लेकर क्या है। तो ये वैसे अरुण जी, आपने अपने किताबों की बात नहीं की, बहरहाल मधुपर्नाथ सर वी विल टेक, आप अगर बेसिक्स कुछ जानना चाहें तो मेरी भी दो किताबें हैं, नो अबाउट आरएसएस और द सेफरन सर्च, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप, तो उसको भी आप जो है हम्बली हाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर वी डू हैव व्यूअर्स क्वेश्चन, बट उससे पहले कल जो रेजोल्यूशंस आए थे और दत्तात्रेय जी का जो उनका जो कंक्लूडिंग स्पीच था, उनमें वो बोल रहे थे कि हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट की हैं, अभी जो चल रहा है, काफ़ी स्टेटों से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने एक दो चीज़ें मेंशन भी की। उसमें एक चीज़ था कि हम लोग बोल रहे हैं कि गांव में टेम्पल्स में, जैसे कि सोसाइटल चेंजेस लाना है, टेम्पल्स में एंड क्रिमेटोरियम में सबका एक्सेस होना चाहिए। कोई अगर फंक्शन हो गांव में, कोई वेडिंग सेरेमनी हो या कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पे सब लोग एक साथ बैठ के मिल के खाना खाएं। ऐसा अगर संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं तो वैसा रिपोर्ट्स। सो दिस गॉट अस थिंकिंग अबाउट द ब्रॉडर aspect of this. Is it about the caste equilibrium, or is it about the getting rid of the untouchability? Because वो ये भी बोल रहे थे कि ये हमारा, बार बार मेंशन कर रहे थे कि हमारा हिस्ट्री में ये जो बाहर जाके लोग कुछ गलत बात बोल रहे हैं हमारे बारे में, टू टर्निश आवर इंडियस कल्चर एंड ट्रेडिशन, हमारा हिस्ट्री बहुत ही रिच है। हाँ, कुछ गलत बात थी, अनटचेबिलिटी फिर से उन्होंने मेंशन किया। तो मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि संघ का ये कोई ब्रॉडर, एक लार्जर अभी मतलब अटेम्प्ट है कि कास्ट की बातें और नहीं होनी चाहिए, और कास्ट से हम लोग, कास्ट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, अनटचेबिलिटी हम लोग रखेंगे नहीं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं, एक्सप्लेन करें। देखिए क्या है कि एक ना इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है कि संघ तो जो है बेचारा शुरुआत से ये बातें कर रहा है, लेकिन क्या है कि लोगों ने अभी नोटिस करना शुरू किया है। मैं आपको 2-3 संघ का जो, अगर आप कोर फॉर्मेशन देखें, ठीक है, संघ की जो शाखाएं होती हैं उसके अंदर जो स्वयंसेवक होते हैं उनको सिर्फ फर्स्ट नाम से बुलाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मान लीजिए दीपक जी, अगर ये स्वयंसेवक तो दीपक जी मैं कहूंगा, ठीक है ना। या आपके संपादक अगर मान लीजिए स्वयंसेवक, तो मैं उनको शेखर जी कहूंगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि ये दीपक सिंह हैं या वो शेखर गुप्ता हैं। तो स्वयंसेवकों को एक तो पता नहीं होता, दूसरा आप लोगों ने, दोनों लोग ही आप जरूर डेफिनेटली ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में भी गए हैं संघ के, तो आपने वहां देखा है कि
और कि किस तरीके से स्वयंसेवक जो है वो, जो संघ का कोर ही वही है। देखिए संघ जब बना था, संघ का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू यूनाइट हिंदूज। हिंदूज जो है डिवाइडेड क्यों? वन ऑफ द की रीजन हिंदूज डिवाइडेड इसलिए बिकॉज ऑफ द कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन। दैट वाज वन ऑफ द की। 1964 उसके बाद संघ का लगातार प्रयास यही रहा है। 1964 में जब 64 के आसपास विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किस लिए हुई? कि ताकि सारे धर्माचार्यों को, जो पहला विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ 64 में, क्या कहते हैं, कुंभ के मेले में, जहां विश्व हिंदू परिषद विधिवत रूप से उसका पहला अधिवेशन था और विशाल हिंदू सम्मेलन था और पूरी दुनिया से लोग आए थे। सारे धर्मों के जितने वो थे सब शंकराचार्यों को, सारे धर्म गुरुओं को हिंदू के बिठाकर गुरु गोलवलकर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू करवाई कि भैया किसी मंदिर में, किसी उसमें जो है कोई जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर एक डिफाइनिंग मूवमेंट संघ का है 1974 में पुणे में वसंत व्याख्यान माला, बाला साहब देवरस का जो है हिस्टोरिक स्पीच है उसमें, जिसमें उन्होंने एक बहुत अब्राहम लिंकन ने जो कहा था उसी से एक वो करते हुए रेफरेंस पॉइंट उसको बनाते हुए उन्होंने स्लेवरी के बारे में कहा था। बाला साहब देवरस का ये कोट था, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम देन नथिंग इज अ क्राइम। तो ये एक पूरा 1970s ऑनवर्ड्स स्पेशली जैसे जैसे आपको ये इसलिए दिख रहा है कि संघ एक अटेम्प्ट कर रहा है क्योंकि अब संघ की एक स्ट्रेंथ हो गई है, तो वो स्ट्रेंथ विजिबल होती है आप, तो इसलिए जो है। लेकिन संघ के कोर में जो है वो यही था कि हमारी जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वो फॉल्ट लाइन बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो उस फॉल्ट लाइन को हमारे को दूर करना है, इसलिए संघ का स्ट्रक्चर भी वैसा है, संघ के एक्शंस भी वैसे रहे। और ये एक संघ के जो डिट्रैक्टर्स है उन्होंने चिपका दिया उस पे कि इट्स ए ब्राह्मणिकल पैट्रियार्कल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। इज नाइदर ब्राह्मणिकल नॉर पैट्रियार्कल। यहाँ पे कुछ कास्ट को लेके कोई कंसिडरेशन नहीं है। और अगर जिनको ना भरोसा होता हो, वो महात्मा गांधी जब विजिट उन्होंने किया था और उसके बाद 1947 या 48 में यहाँ के वाल्मीकि मंदिर में उनकी स्पीच थी, द प्रिंट पर मैंने इस पर लिखा भी हुआ है, तो वो बाकायदा रेफरेंस के साथ जो है, जो हरिजन ने रिपोर्ट छापी थी, जो उनका जर्नल था, ठीक है, देख लें आर्काइव्स में जाके उन्होंने संघ के बारे में क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने संघ के बारे में क्या कहा, वो भी जाके देख लें। तो मुझे लगता है कि वो अपने प्रश्नों का इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा। आपने बात की कि हिंदू को यूनाइट करने के लिए जो संघ का स्थापना हुआ था, इसमें कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दत्ता जी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि मुस्लिम से पूछा गया कि आउटरीच जो संघ का हो रहा है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि संघ आउटरीच नहीं कर रही है, बेसिकली मुस्लिम्स आउटरीच कर रहे हैं संघ की तरफ, और इसलिए हम मतलब उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये जो डिस्टिंक्शन जो है कि हम अप्रोच आउटरीच नहीं कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं मुस्लिम्स हमारी तरफ, ये डिस्टिंक्शन वो कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं? पॉजिटिव अप्रोच एंड वी आर रिस्पोंडिंग टू दैट पॉजिटिव अप्रोच। देखिए क्या है ना, जो मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि देखिए अगर आपको ध्यान हो, इतने साल से आप लोग पत्रकारिता में, मैं भी पत्रकारिता में, कि पिछले 1-2 साल से प्रतिनिधि सभा के बारे में चर्चाएं शुरू हुई हैं, ठीक है ना। क्या है कि संघ तो जो है ना, मैंने जैसे कहा ना, वो तो अपने संघ एक ऐसे मकान की तरह था जो है, जिसमें बेसिकली जो है ना, जो अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल के बैठा था कि भैया आओ, ठीक है ना। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि संघ की तो कोई फॉर्मल मेंबरशिप होती नहीं है, आप शाखा में चले जाइए, आप स्वयंसेवक हो गए, और वंश से स्वयंसेवक, आप ऑलवेज ए स्वयंसेवक, आपको नहीं पसंद आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो संघ तो हमेशा अपने दरवाजे खिड़कियां सब जो है वो खोल के बैठा था, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे थे, जो मतलब मुस्लिम समाज है जैसे, तो उसको कुछ थोड़ा सा जो है एप्रीहेंशन था, तो लोग नहीं आ रहे थे। अब क्या है कि मकान वही है, दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं, अब लोगों ने आना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं आ रहा, जो हमें बताया गया था वो ठीक नहीं है। तो ये एक और संघ हमेशा, आप तो जानते, सुदर्शन जी के समय भी जो है वो संघ लगातार, मैं इनफैक्ट आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ संघ और मुस्लिम्स के बीच का, अगर आपको जो गुरुजी गोलवलकर जो है उनका एक 1971 में जो है ऑर्गेनाइजर में एक इंटरव्यू छपा। इंटरव्यू किसने लिया था? एक मुस्लिम जर्नलिस्ट थे गिलानी साहब, उन्होंने लिया था, और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा मुस्लिम्स को लेकर संघ का क्या स्टैंड है, जो आज आपको जो दिख रहा है ना स्टैंड, एग्जैक्टली एड वर्बेटिम जो है, वर्ड बाय वर्ड आप वो चीज जो है वो 71 में गुरुजी के इंटरव्यू में पढ़ सकते हैं। तो संघ का तो हमेशा से स्टैंड रहा है, अब ये है कि लोगों ने आना शुरू कर दिया है, और लोगों ने कि ठीक है हम आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं जो है। तो एक मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, ये इसके थोड़ा सा सिमेंटिक्स में
आप थोड़ा फाइनल सटल उसमें वो जाइए। वो उस टाइप से नहीं कह रहे थे कि भाई हम फोन नहीं कर रहे, वो हमें फोन कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट बेसिकली, इट इज जस्ट लाइक बेसिकली दैट वी वर ऑलवेज ओपन। हाउ आई इंटरप्रेट दत्ता जी स्टेटमेंट इज वी वर ऑलवेज ओपन। नाउ दे आर कमिंग बेसिकली एंड दे आर मीटिंग अस। उसमें ये भी हो सकता है कि वो कह रहे हो कि आप आ जाइए हमारे यहाँ। फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है ये, इट्स मोर अबाउट अ फाइनल point basically I think which he was making, so we should not take it that literally, but it was pointing in that direction. Nupana? Sir, now we are having viewers question. Priyanka Upadhyay, her question is, do we think implementation of UCC was one of the key meet agenda items? If yes, then do we see the Modi government implementing this pan India before 2024 elections? देखिए ये तो मोदी गवर्नमेंट ही बताएगी, मैं तो संघ के विषय में बता सकता हूँ आपको। लेकिन मुझे लगता है काम तो चल ही रहा है, जो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, और सबको ऑन बोर्ड लेके चलने की जरूरत है। इस पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आप डिबेट देखिए, उसके अंदर 2 या 3 मुस्लिम मेंबर जो है उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोला है, और उनमें से 2 ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बोला है। और उन्होंने उस समय ये बात कही कि देखिए आप ना अभी लागू मत कीजिए, अभी ना मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार नहीं है, उसको आप धीरे धीरे तैयार कर लीजिए और फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लीजिएगा, होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में है। अब ऑलमोस्ट 75 साल तो हो गए, तो मुझे लगता है कि अब तो जो है काफी समय है इतना समाज को तैयार होने के लिए। तो इसलिए, पर ये ना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये जो है अननेसेसरी जो है वो समाज में टॉक्सिसिटी उससे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि सबको ऑन बोर्ड लेके किया जाएगा, और मुझे ये लगता है खासकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जरूर इसका जो है वो बड़े पैमाने पर समर्थन करेंगे। बाकी ये अब सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार कब करती है कैसे करती है। संघ का स्टैंड बड़ा क्लियर है इस पर, यस यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी देयर जो है, एंड इट इज बेटर इफ अ कंसेंसस इज क्रिएटेड एंड एवरीबॉडी इज टेकन ऑन बोर्ड, बट स्टिल इन प्रिंसिपल यस यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इंप्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। Our next question is from Aditya. Does everyone in RSS agree to the stand which Mohan Bhagwat has taken in respect of Muslims and not going in the past and starts looking at every monument in respect of whether it is any old temple or not? I think he is trying to mean that भगवत जी एक बार बोले थे कि हर जगह जाके मंदिर शिवलिंग ढूंढने की कोशिश, मस्जिद, हाँ, शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है कि पहली बात तो ये है, बड़ा अच्छा सवाल है कि, और ये बार बार उठता है। पहली चीज ये है कि ये कोई मोहन भागवत जी जो बातें कह रहे हैं, मैंने जैसे कि पहले कहा ना कि अब जरा लोग ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। आप थोड़ा इतिहास उठा के संघ का देखेंगे, संघ का हमेशा से इन सारी चीजों को लेके यही स्टैंड रहा है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो स्टेटमेंट था कि हर मस्जिद में शिवलिंग को मत देखिए, इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो है ना, जो हिंदुत्व के नाम पर काफी जो है चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, विच गोज अगेंस्ट द बेसिक एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ हिंदू धर्म और हिंदू फेथ। तो ये उनके लिए भी एक मैसेज था। और तो इट वाज लार्जली बेसिकली सिंबॉलिक थिंग कि ठीक है जहां पर है, ठीक है ना, जो चीजें होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी जो है वो there is no point in creating a struggle or creating a fight or creating a battle where there is none, or where there is no reason basically anti muslim। देखिए एक मैं आपको चीज बताऊं कि मेरी संघ के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी से मैं काफी साल पहले मेरी उनसे एक बात हुई, वन ऑफ द आइडल। मैंने उनसे एक बात पूछी कि हिंदू महासभा जो है वो भी हिंदुत्व की बात करती थी और संघ भी हिंदुत्व की बात करता था, तो दोनों अलग अलग रास्तों पर जो है वो थोड़ा चलते रहे, मर्ज क्यों नहीं हुआ हिंदू महासभा। तो उन्होंने एक अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हमारा जो हिंदुत्व है, संघ का जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव वाला है, एंटी माइनॉरिटी वाला जो है वो हमारा नहीं है। और क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो जो आपका कोर है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जो आपने शुरू में बात की ना स्व की, वो स्व क्या है? स्व बेसिकली जो हमारा सेल्फहुड है हिंदू समाज का, भारत का, वो यही है ना कि सबको एसिमुलेट करके चलो। तो आप उसके खिलाफ जाएंगे अगर आप बेसिकली जो है वो
एंटी माइनॉरिटी या एंटी मुस्लिम, कोई भी एंटी, किसी के भी एंटी बोलेंगे जो है। सो हिंदू धर्म जो है पॉजिटिव एफर्मेटिव चीजों का जो है ना, आप कह सकते हैं उस पे आधारित है, नेगेटिविटी पे आधारित नहीं है। तो इसलिए जो है ये एक लार्जर मुझे लगता है कि मैसेज है। So, what are the takeaways from this ABPS, from ABPS 2023? देखिए, इसका की टेक अवे ये है कि संघ जो है, जो संघ ने अपनी डायरेक्शन ली थी, देयर इज नो, एक तो ये शिफ्ट, एक की मैसेज ये है कि संघ जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपनी रीच जो है वो ऑर्गेनाइजेशनली जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये है, मुझे लगता है थोड़ा जो है, जैसे कुछ संघ के ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर कुछ माइनर रिस्ट्रक्चरिंग की गई है चीजों की जो है, तो वो इस वजह से है ताकि थोड़ा और समाज को जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो है वो सहजता के साथ जोड़ा जा सके। और फोकस संघ का जो है, टोटल फोकस जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सामाजिक समरसता पर, मतलब एक सोशल इक्वालिटी, क्योंकि उनको पता है कि हमारी, वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। द की मैसेज फ्रॉम दिस इज दैट वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, कि आपने कन्वर्जन करवा लिया, ठीक है ना, आपने ऐसा कर लिया, जो है आपने हिंदुओं के खिलाफ फू कर दिया, आपने हिंदू फोबिया क्रिएट किया। बहुत अच्छी बात है, ये सारी बातें भी करने वाली है, पर हमें अपनी फॉल्ट लाइंस तो ठीक करनी होगी ना, और हमारी जो अपनी फॉल्ट लाइन है वो सामाजिक समरसता के माध्यम से ठीक, दैट इज द, तो संघ का पूरा फोकस 100% फोकस जो अल्टीमेटली जो है इज ऑन गोइंग टू बी सेवा कार्य, सर्विस, मतलब वेलफेयर प्रोजेक्ट। Thank you for joining us. Thanks for your analysis and your explanation.